नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के नए पाठ्यक्रम के आधार पर संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं DEET+B पीजीटी हिंदी फीमेल का 3 सितंबर 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को भी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एनटीए नेट से संबंधित भी पिछले सालों में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ हमारा कंटेंट भी चला हुआ है। हमने संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम को टॉपिकों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास का काव्य खंड, हिंदी साहित्य का इतिहास का गद्य खंड, भाषा विज्ञान को लगभग हमने कंप्लीट ही कर लिया है। जो जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर रोज़ हम एक क्लास लेकर के हिंदी की आते हैं और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं DEET+B पीजीटी फीमेल हिंदी का क्वेश्चन पेपर। करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चनों की संख्या वही 200 है। पीजीटी हिंदी में 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है जो कि 100 नंबर जनरल के होते हैं। उसको हम नहीं करते, हम केवल सब्जेक्ट को ही करते हैं। और 200 नंबर का हमारा जो होता है वो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसको हम करते हुए चल रहे हैं। और आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए हम थोड़ी जल्दी क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। आंसर आपके सामने ही होगा क्योंकि ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, तो इसलिए DEET+B में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसके साथ आंसर का टिक लगा हुआ होता है, इसलिए हमें ज़्यादा आंसर का भी बाद में देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। DEET+B के अनुसार जो सही आंसर माना गया है हर एक प्रश्न का वही हमारे सामने होगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अब अपभ्रंश भाषा को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्य है? एक बात बताओ भाई, आपको अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किन्होंने दिया? ये क्वेश्चन मैं आपको कंटेंट की क्लास में जब कराया था भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में अपभ्रंश भाषा को जब हमने पढ़ा था तो आपको बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। और नहीं कहता, पुरानी हिंदी किसने नहीं कहा, किसने नहीं माना? तो सही आंसर होगा हमारा इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश, उन्होंने ये कथन कहा है कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? बौद्ध धर्म जो साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया, ये आप लोगों को पता ही है। ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन है? तो ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी जो कवि है वो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा केशवदास। केशवदास जो कवि रहे हैं वो ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि रहे हैं, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है। उनको किसी विद्वान ने तो भक्ति काल में भी स्थान दिया है। भक्ति काल शुरुआती रचनाएं उन्होंने भक्ति काल में ही लिखी थी। किसी विद्वान ने उन्होंने भक्ति काल का कवि कहा है और किसी ने रीतिकाल का कवि। तो रीतिकाल में गिने जाते हैं केशवदास जी, जो कि इंद्रजीत के दरबार में रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुष कहानी को हो कहो जसु पथाओ पुत्रु किस कवि की पंक्ति है? पुरुष कहानी ये जो पंक्ति है ये विद्यापति जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। आप लोगों को पता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो चंद बरदाई है। चंद बरदाई कवियों की सीरीज़ में भी हमने जो EMRS पीजीटी हिंदी के अंतर्गत कवियों को इंक्लूड किया है। हर काल के कवियों के नाम दिए गए हैं कि आदिकाल में इन कवियों के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भक्ति काल में ये कवि हो गए, रीतिकाल में ये। तो हमने एक कवियों की सीरीज़ भी चलाई हुई है, उसके अंतर्गत हमने चंद बरदाई के संबंध में बिल्कुल विस्तृत जानकारी लेते हुए पढ़ा है। तो जिस भी बच्चे ने पीछे जो हमारी क्लास है वो नहीं देखी है तो हम प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो हर एक टॉपिक को निरंतरता के साथ हमने प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव की किस रचना से माना जाता है? तो रीतिकालीन जो कविता का जो आरंभ माना गया है वो केशव दास की रसिक प्रिया रचना से माना गया है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है और समय का कम है हमारे पास, इसलिए वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए हम क्वेश्चनों के आंसर को ही देखते हुए चलेंगे। कंटेंट की क्लास में हम बिल्कुल डिटेल से विस्तृत रूप से करते हुए चल रहे हैं, और जब मैं एक टॉपिक करा देती हूँ, जब उसके प्रश्न उत्तरों को भी कराती हूँ, तो भी बिल्कुल आपको व्याख्या सहित समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बढ़ लेते हैं आगे। आधुनिक युग के प्रवर्तक के पथ प्रदर्शक किसे माना गया है? तो आधुनिक युग का जो प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना गया है, आप लोगों को पता ही है, भारतेंदु युग से ही आधुनिक जो भारतेंदु युग शुरुआती युग हुआ आधुनिक युग का, तो उन्हीं से भारतेंदु जी से ही आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक युग का पथ प्रदर्शक और प्रवर्तक माना गया है। पढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र किसका संग्रह है? तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है अतीत के चलचित्र, जो कि एक संस्मरण है, किसका? अच्छा, ये क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि यह किस प्रकार का जो रचना है वो क्या है? यह है संस्मरणों का एक संग्रह है। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने क्वेश्चनों आंसर को नहीं देखा था, इसलिए आंसर ही निकल आया मुँह से। तो हिंदी साहित्य में गद्य काल को किसे कहा गया? हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया? आधुनिक काल को। और किन्होंने कहा? आप लोगों को पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हर एक काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हर काल के 2 नाम दिए, जो कि आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल का नाम भी दिया है। बढ़ते हैं आगे। निम्न विकल्पों में कुछ पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है? गलत पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा गलत है। नासी के तोपख्यान सैदल मिश्र का है, श्रृंगार रसमंडन विठलनाथ का है, और प्रेम सागर लल्लूलाल का है। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी का है। भाषा योग विशिष्ट, जो ये हमारा हो जाएगा गलत। सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया था अमीर खुसरो को भी कवियों की सीरीज़ के अंतर्गत, उसमें बताया था ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो रहे हैं अमीर खुसरो के गुरु रहे हैं। अमीर खुसरो की एक पंक्ति ये भी है, जब उनका गुरु का देहांत हो गया था, चल घर खुसरो आपने, ये जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब तो मेरे गुरु चले गए हैं, तो अब तुम्हारा क्या काम है, तुम भी अपने गुरु के पास चल, अपने घर चल। तो बढ़ते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? आप लोगों को पता ही है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानियाँ। और कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी चंद्रधर गुलेरी जी ने, शर्मा गुलेरी ने? तो उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। बुद्धू का कांटा उसने कहा था, और सुखमय जीवन। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। पढ़ते हैं आगे। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी रही? तो भक्तिकालीन हिंदी के अंतर्गत भक्तिकाल के अंदर ब्रज भाषा जो रही है वो सर्वाधिक प्रमुख रही है। और आगे चलकर जो रीतिकाल में भाषा हुई, तो पूरा का पूरा रीतिकाल ब्रज भाषा में ही लिखा गया, लेकिन भक्तिकाल के अंतर्गत अवधी भाषा की भी रचनाएं लिखी गई और ब्रज भाषा की रचनाएं लिखी गई। सूरदास जी ब्रज भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं, और तुलसीदास ने भी कई रचनाओं को ब्रज भाषा में लिखा और अवधी में भी लिखा। तुलसीदास ने दोनों भाषाओं को महत्व दिया है, अवधी और ब्रज दोनों को। कुछ रचनाएं उनकी अवधी में है और कुछ ब्रज में है, हम पढ़ेंगे जब अच्छे से डिटेल से कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? जैन पद्म पुराण का अनुवाद जो है वो किन्होंने किया? दौलत राम जी ने किया। आधुनिक काल का समय
कब से कब तक माना जाता है आपको पता ही है। 19वीं शताब्दी के बाद जो समय रहा आदिकाल का समय माना गया है। बढ़ते हैं आगे। 1900 शताब्दी से लेकर के अब तक जो जितना भी अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल का ही माना जाएगा। हिंदी भाषा का आरंभ किस शताब्दी में माना गया है? हिंदी भाषा का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना गया है, जब हम अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ था उसके बाद की जब हिंदी भाषा की अवहट भाषा की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जब हिंदी भाषा आई तो वहीं से हिंदी भाषा का विकास माना गया है। बढ़ते हैं आगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले कौन थे? श्याम सुंदर दास। और प्रथम संस्थापक कौन रहे? तो चिंतामणि घोष। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल वीर गाथा काल का समय था, यह किन्होंने की? आदिकाल वीर गाथा काल का समय क्या था? क्या पूछा हुआ है तो क्या था? तो 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक आदिकाल वीर गाथा का समय रहा। यानी कि इन्होंने सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि आदिकाल का समय सीमा क्या रही शताब्दी के अनुसार। तो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की समय सीमा रही। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चनों को अगर आप कंटेंट की क्लास में अच्छे से चीज़ों को समझ लोगे तो क्वेश्चनों को किसी प्रकार से घुमाकर पूछ सकते हैं, तो आंसर हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सूरदास के भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया गया है? निर्गुण ब्रह्मा का उपवास इसमें किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत में एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी है? सर्वाकाचार, जो कि देवसेन की रचना है, वो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी डॉक्टर नगेंद्र जी ने। बढ़ते हैं आगे। साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का आरंभ कब से माना गया है? तो साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना गया है, जो कि आधुनिक काल का प्रथम काल है, भारतेंदु युग। बढ़ते हैं आगे। कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किया है। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई? तो सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई में लिखी गई। 713 दोहे माने गए बिहारी सतसई में। धर्मदास किसके शिष्य थे? धर्मदास आप लोगों को पता ही है, कबीरदास के शिष्य रहे। कबीर को भी हमने कर लिया, जो कि भक्ति काल के कवियों में शामिल किए गए हैं। EMRS PGT हिंदी के अंतर्गत कवियों की सीरीज़ में हमने कबीरदास को भी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि धर्मदास जी ने कबीरदास जी के मरने के बाद गद्दी संभाली है, और कबीर से संबंधित जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है, हमने सभी को लगभग कर लिया था। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया गया है? तो नागार्जुन का उपन्यास है बलचनामा, जो कि 1952 ईस्वी में एक आंचलिक उपन्यास है। लेकिन इसमें आंचलिक उपन्यास ये प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया कुछ कमियों के कारण। तो इस उपन्यास के अंतर्गत नागार्जुन जी ने कृष्ण जीवन के दुखों का वर्णन किया है। बढ़ते हैं आगे। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो वीर रस में ओज प्रमुख होता है। बढ़ते हैं आगे। कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली रचनाकार कौन है? तो कबीर ग्रंथावली जिसमें कबीर के जीवन का वर्णन किया है, तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली रचना लिखी है। कबीर के जीवन से संबंधित उन्होंने कबीर के जीवन परिचय इस रचना में बताया है। किसमें? कबीर ग्रंथावली, जो कि किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। बढ़ते हैं आगे।
नीचे दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये पंक्तियों के लेखक कौन है ये पूछे गई है। रैनी चढ़ी रसूल की शो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए शो धन धन वाके भाग। ये रचना है, ये है अमीर खुसरो जी की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो समाचार सुधा वर्षन नाम से हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हुआ। और हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? जो कि उद्यंत मानदंड है। रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन क्या पूछा हुआ है? सत्य या असत्य? देख लेते हैं एक बार। सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। रानी केतकी के संबंध में देख लेते हैं। इसके लेखक ईशा खां है, बिल्कुल सही है। यह कहानी ठेठ हिंदी में है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके लेखक सैदल मिश्र है, तो लेखक ईशा खां है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यही। तो इसमें देख लेते हैं अगला तथ्य क्या है। इसमें रानी केतकी और उदयभान की प्रेम कथा का भी वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी है, वो कविता कौमुदी के रचनाकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रमानुसार निर्धारित कीजिए। तो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले कौन सी आई थी? रश्मि, संज्ञा गीत, दीपशिखा और उसके बाद सप्तपर्णा। पढ़ते हैं आगे, क्रम वाइज भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं होती है, जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, खासकर छायावाद के चारों स्तंभ के लेखक, जिसमें आते हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको आप लोगों को सन वाइज याद कर लेना है, क्योंकि क्रम वाइज भी प्रश्न पूछ सकते हैं और सन से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये रचना उन्होंने किस सन में लिखी, किस सन में प्रकाशित हुई, कौन सी इनकी पहली रचना है, कौन सी अंतिम रचना है और उनमें किन क्या क्या दर्शाया हुआ है। तो जितने भी ये छायावादी कवि हैं इनकी जो रचनाएं हैं इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से तैयारी करते हुए आप लोगों को स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, ताकि आपको क्वेश्चनों की समझ हो जाए, किस प्रकार से किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा है, देख लेते हैं। सुधा, आप लोगों को पता है, सुमित्रानंदन पंत, ये हो जाएगा गलत। हंस प्रेमचंद्र बिल्कुल सही है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। माधुरी रूपनारायण पांडे बिल्कुल सही है। सुधा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि किस साहित्यकार ने इसका संपादन किया था, सुधा पत्र का। बढ़ते हैं आगे, सूफी कवियों के किस शाखा से संबंधित है, यानी कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित है, आपको पता ही है। प्रेमाश्री जो शाखा है सूफी कवियों से संबंधित रही है। तूफानों के बीच रिपोर्टराज के लेखक रागे राघव किस विषय वस्तु को चुना? तूफानों के बीच के में उन्होंने किस विषय वस्तु को चुना रागे राघव जी ने? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही से बन जाता है कि तूफानों के बीच किस रचनाकार का रिपोर्टराज है या किस विधा की रचना है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि किस साहित्यकार ने किस विधा से जो रचना है वो लिखी है। तो बंगाल के काल के विषय को इन्होंने अपनी कथा वस्तु बनाया है। पढ़ते हैं आप, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र जी ने द्विवेदी युग को जागरण काल नाम दिया। द्विवेदी युग का एक नाम जागरण काल भी है और भारतेंदु युग का एक नाम पुनर्जागरण काल भी है।
तो आप लोगों को मैं जब आधुनिक काल को कराऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिया है। बढ़ते हैं आगे। जयसी के काव्य का मुख्य विषय क्या है? तो भारतीय प्रेम आख्यान है जो रही है वो जयसी के काव्य की मुख्य विशेषताएं बनती हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में इनमें से किसका नाम नहीं है? नहीं पूछा हुआ है कि इनमें से किसका नाम नहीं है। नई कहानी में से राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर जी का नाम नई कहानियों में गिना जाता है, लेकिन विष्णु प्रभाकर का नाम नई कहानियों में नहीं गिना जाता। सतसई किसकी रचना है? तो आप लोगों को बिहारी पता ही है कि बिहारी ने लिखी है सतसई, जिसमें 713 दोहे लिखे बिहारी के। सतसई जो रचना है बिहारी जी की है। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? बुनी हुई रस्सी जो है वो नागार्जुन की नहीं है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, प्यासी पथराई आँखें और हजार हजार बाहों वाली, ये तीनों रचनाएं नागार्जुन की है। महत्वपूर्ण है नागार्जुन कवि। तो इसका इसका जीवन परिचय मैं आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो ये 3 रचना नागार्जुन की है। बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र के। बढ़ते हैं आगे। रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रहस्यवाद के संबंध में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन इनमें असत्य है। देख लेते हैं। असत्य तो हमारे सामने ही है, हमें आंसर का पता ही है, लेकिन 3 तथ्य और देख लेते हैं, समझ लेते हैं रहस्यवाद के बारे में। जीवात्मा एवं एक सेकेंड। जीवात्मा अब परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो वह भावनात्मक हो जाती है। बिल्कुल सही है। साधनात्मक रहस्यवाद में साधक कुंडली जगत करता है। बिल्कुल सही है। रहस्यवाद का संबंध निर्गुण निराकार रूप से है। ये भी सही है। कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। कबीर रहस्यवादी कवि है, मैंने आपको बताया ही है, और उनका रहस्यवाद साधनात्मक रहस्यवाद है। रहस्यवाद 2 प्रकार का माना गया है, एक भावनात्मक और एक साधनात्मक। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा कवि का जो रहस्यवाद है साधनात्मक है या भावनात्मक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए जो कबीर का रहस्यवाद है वो साधनात्मक रहस्यवाद है, और मीराबाई का जो आगे चल के हमने महादेवी वर्मा का जो रहस्यवाद पढ़ा है वो भावनात्मक रहस्यवाद पढ़ा है। तो इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निबंध नहीं है? प्रेमचंद जी का कौन सा इनमें निबंध नहीं है? हिंदू उर्दू की एकता, पुराना ज़माना नया ज़माना, स्वराज्य के फ़ायदे, चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बढ़ते हैं आगे। इन कवियों की रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में सही विकल्प बताइए कि आरोही क्रम में कौन सा सही विकल्प है? प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। पहले पर जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत जी, फिर महादेवी वर्मा। 1896-97 देख लेना प्रसाद का जन्म, फिर निराला 1999, ये 1900 ही है भाई, और पंत का फिर हम पढ़ते हैं 1900 में। महादेवी वर्मा का आप लोगों को पता ही है 1906। बढ़ते हैं आगे। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभार वर्ग की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। भारतेंदु युग में राजकाज की जो भाषा थी वो फारसी रही है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर किसकी रचना है, यानी कि लिखित किसका उपन्यास है? किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है जो कि विषम साहनी जी ने लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है? खंड काव्य पूछा हुआ है। अभिमन्यु वध जो है एक खंड काव्य है। जयशंकर प्रसाद की कहानी की संख्या कितनी है? तो 70 जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी की संख्या है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी की संख्या कितनी है? तो 300 है जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की संख्या रही है। प्रेमाख्यान काव्यों में किस रस की प्रधानता है? प्रेमाख्यान जो काव्य है उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। आप लोगों को पता ही है जो प्रेमाख्यान के काव्य रहेंगे उनमें श्रृंगार रस की ही अधिक प्रधानता होती है।
सूरदास की कौन सी रचना उपालभ काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? उपालभ काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है सूरदास की भ्रमर गीत भ्रम बोल दिया मैंने। एक साहित्यिक की डायरी किस लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध जो है एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? देख लेते हैं पंक्तियाँ क्या पंक्तियों में है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल की सो जल परशन हित मनहु सुहाए। तो यह पंक्तियाँ किसकी है? ये है भारतेंदु जी की। और तरनी तनुजा तट तमाल, कई बार इस पंक्ति से अलंकार भी पूछ लिया जाता है, तो अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं आगे। लालटेन की छत किसका उपन्यास है? तो निर्मल वर्मा जी का है लालटेन की छत। अनामा दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है? हाँ, नाटक है। तो कौन सा है इनमें से? अंधायुग जो है धर्मवीर प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक है। यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। किसका कथन है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा से संबंधित भी कई कथनों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें कथनों को भी करना है। एक क्लास में हम रामचंद्र शुक्ल जी के, हजारी प्रसाद, अलग अलग विद्वानों के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के और राम कुमार वर्मा के, गणपति चंद्र गुप्त के, डॉक्टर नगेंद्र के, इनके कथनों से संबंधित भी मैं आपको क्लास लेकर के आऊँगी, तो जिसमें हम सभी कथन पता चल जाएगा कि ये किस विद्वान द्वारा कहा गया है। निम्न विकल्पों में से, और उन्हीं कथनों को मैं लेके आऊँगी जो परीक्षा में पूछे गए हैं, पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल प्रमुख कथनों को हम करेंगे, प्रमुख पंक्तियों को भी हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को बार बार करें। तो इसलिए मैं जो भी तथ्य कराती हूँ, जो भी हमारी क्लास में कंटेंट हमारा चला हुआ है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ ही हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा डीप में न चल करके हम चीज़ों को रिवाइज करने में और बार बार करने में ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो इसी तरह हमारी तैयारी हो जाएगी। अगर हमें समय मिलेगा, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो थोड़ा सा उससे संबंधित और भी जानकारी लेते हुए अपनी क्लास को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने में। देख लेते हैं आगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से कौन सा विकल्प गलत है देख लेते हैं। पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है, ये बिल्कुल सही है। पर पंत ने 4 प्रकार से अपने काव्यों को बांटा है, आप लोगों को पता ही है। छायावादी कविताएं, प्रगतिवादी कविताएं, अंतश्चेतनावादी कविताएं और नवमानवतावादी कविताएं। इस प्रकार पंत जी ने 4 भागों में अपनी कविताओं को बांटा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि माने गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पंत काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित है। कई बार पूछ लेते हैं कि अरविंद दर्शन से प्रभावित इनमें से कौन सा लेखक है या किसकी कविताएं अरविंद दर्शन से प्रभावित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पंत जी। पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है। उर्वशी काव्य के लेखक कौन है? तो दिनकर जी है, वो उर्वशी काव्य के लेखक हैं, जिन्होंने उर्वशी खंड काव्य लिखा। और उर्वशी काव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद भी है, जिन्होंने उर्वशी नामक एक चंपू काव्य लिखा है। तो दिनकर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप लोग जयशंकर प्रसाद आंसर लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ने ही उर्वशी का काव्य के रचना की है। दोनों ही प्रसिद्ध कवि है और दोनों की ही रचना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में देंगे तो एक
कवि को देंगे, दोनों को नहीं देंगे। बढ़ते हैं आगे। रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? तो यह है पंत जी द्वारा लिखित रचना। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक कवि से कितने सारे प्रश्न पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कवि से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, कई प्रश्न भी एक कवि से पूछ लेते हैं। प्रेमचंद शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक का कार्य कब से कब तक का किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद जो कादम्बरी है उनका जो संपादन कार्य किया है वो कब से कब तक किया है? 1903 से लेकर 1908 तक। और परीक्षा में कई बार ये नया प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न कम ही पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, नहीं तो लगभग यही प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का पदभार है वो संपादक कार्य कब से कब तक का संभाला? वो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था सरस्वती पत्रिका का। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बरी का बार संभाला था। पढ़ते आगे। कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो अज्ञे जी है कोठरी की बात कहानी के रचयिता। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 1997 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की आत्माराम कहानी के आत्माराम कौन है? आत्माराम कहानी के आत्माराम एक तोता है। हिंदी के पद के कितने भेद या प्रकार हैं? तो पद के कितने भेद या प्रकार हैं? 5, 3, 1। ये क्वेश्चन कुछ मेरा डाउटफुल है। इसमें हिंदी के पद के भेद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और व्यविकारी। ये इसमें क्या पूछा हुआ है थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो देख करके चेक करके मैं आपको बता दूँगी। अभी माइंड में नहीं आ रहा है किस प्रकार से उन्होंने आंसर लगाया हुआ है। वेदनाथ मिश्र किस लेखक के कवि का मूल नाम है? तो हमने पढ़ा था वेदनाथ मिश्र जो है नागार्जुन का मूल नाम है। हमने कवियों के मूल नाम और उनके मूल नाम और उनके जो उपनाम है वो सभी एक क्लास में कर लिए थे। जो महत्वपूर्ण कवि है और कुछ बचे हुए भी हैं उनको मैं एक क्लास में और करा दूँगी। प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं, उपनामों से, वास्तविक नामों से, कथनों से, पंक्तियों से, और जो हम कंटेंट के क्लास में तथ्यों को करते हुए चल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उनसे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए चलना है ताकि हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए और बिल्कुल श्योर रहे इस प्रश्न का आंसर ये होगा, क्योंकि 0.5 मार्क्स की आपके TGT PGT हिंदी में नेगेटिव मार्किंग होगी, EMRS के अंतर्गत भी और DET+B के पाठ्यक्रम दोनों का सेम है और उसके एग्ज़ाम में दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो चीज़ों को आपको बिल्कुल पक्का करते हुए चलना है, बिल्कुल श्योर करते हुए चलना है कि हाँ इसका आंसर यही है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करनी है आपको। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि, आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। ये आगे का प्रश्न भी इसी प्रकार से है, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के अर्थ का सही विकल्प है। तो इसमें से कृत और कृत, इसका क्या अर्थ है? तो कृत का मतलब होता है किया हुआ और करित का मतलब होता है खरीदा हुआ। निराला किसको अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं? विवेकानंद जी को निराला अपना अध्यात्म गुरु मानते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एकार्थी शब्द सही है। आस्कित, इसका आंसर हो जाएगा गहरी चाह। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। इसमें विलोम पूछा हुआ है, शूद्र का विलोम हो जाएगा विशाल। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से 4 विकल्पों में से चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा हुआ है। इसमें किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ, तो निहाल में उपसर्ग लगा हुआ है, निहाल। गड़त में भी प्रत्यय है, चिल्लाहट आहट प्रत्यय है, गजांची में भी प्रत्यय है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए एकार्थी शब्द का सही विकल्प हो। तो अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, आप लोगों को पता ही है इसका। किस साहित्यकार का उपनाम है, तो उपेंद्र नाथ जी का है, जो वो है उपनाम अस्क, जिसको हम उपेंद्र नाथ अस्क जी पूरा नाम कह करके पुकारते हैं। अस्क इसको उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना हुआ सही विकल्प नहीं है। इसमें ये पूछा हुआ है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ, प्रत्यय लगा हुआ है, कर्तनी, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अचेतन में उपसर्ग है, अ, कुमति में भी कु, दुर्भाग्य में दु। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसमें अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो उत्सर्ग का नहीं है विकल्प, तो त्याग, निछोवर और समाप्ति का जो है वो उत्सर्ग होता है। बढ़ते हैं आगे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं।